हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे मार्च 2025 का बोर्ड का पेपर। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड मैथ का सेक्शन बी का सॉल्यूशन। तो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वाला, वो है हमारे पास 25 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूव दैट 2 + 3√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले मैं क्या करना है, लेट बी करके लेके चलना है। लिखेंगे हम सीधा लेट बी 2 + 3√5 इज रैशनल नंबर। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे लेट बी करके जब माना हमने रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन के बराबर हम पी बाई क्यू लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में 2 + 3√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब हम डायरेक्टली इसके बराबर ये तो नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, √5 को अकेला छोड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 को इक्वल को उधर ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यूब माइनस का 3, सॉरी 2, क्योंकि +2 को हम इक्वल को उधर ले गए। अब कैलकुलेशन करेंगे आगे, 3√5 इक्वल टू पी, ये क्यू का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2 अपॉन में क्यूब हो जाएगा। एंड यहाँ पे 3 को भी क्या करेंगे, हम अपॉन में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका ये कोफिशिएंट इसलिए है। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे √5 इक्वल टू पी माइनस 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब ये जो कीमत आई ना हमारे पास, इसके आगे ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखोगे हमारे पास √5 एक इरेशनल नंबर है और पी बाई क्यू फॉर्म में है, ये मतलब रैशनल नंबर है, और दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, बस आप बता सकते हो कि हमारे पास ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हम लिखेंगे कैसे, देखो हम लिखेंगे कि √5 इज इरेशनल एंड p माइनस 2 अपॉन में 3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल एंड both are not equal। So हम लिखेंगे so this is contradiction of our wrong assumption। हम लिखेंगे तो हमारे पास ये जो 2 + √3 है, तो 2 + √3 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 2 + 3√5 है, 2 + 3√5 है, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बस इतना काम करना है और आपका काम पूरा। हमारा जो भी यहाँ पे मैन है ना, वो हमारा स्टेटमेंट है। हमने ये जो लिखा है ना, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन, मतलब हमने जो रैशनल माना है ना, ये गलत मान लिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल होते ही नहीं है, और इसे वो लेंथी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में है। अब वैसे इसे ऐसे कर सकते हो, अगर यहाँ पे ऐसा होता ना कि टू प्रूव √3, तो आप वो लॉन्ग मेथड द्वारा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो आपके पास जो मैन स्टेटमेंट ही है, जो भी है यहाँ पे प्रूव वाली। ठीक है, चलिए, सो आई होप ये क्लियर हो गया। हम बढ़ते सीधा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया, पहले उसे समझ लेते हैं। यह लिखा है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड x - 2y = -12 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। m की कीमत निकालनी बहुत आसान है, लेकिन हमारे पास 2 तरीके हैं, मतलब 2 मेथड है। ये चैप्टर 3 का है, यहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन 2 मेथड है, और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट प्रीफर मैं करूंगा एलिमिनेशन। ठीक है, चलो, लेकिन एलिमिनेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, पहले समझना। देखो, इसे मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन को फॉलो करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि x या y को चुनते हैं, लेकिन x भी प्लस में होने चाहिए या फिर x माइनस में होना चाहिए। मतलब दोनों इक्वेशन के x या तो दोनों प्लस में होने चाहिए या दोनों ही माइनस में होने चाहिए। अगर y को चुनते हैं तो सेम कंडीशन, दोनों प्लस में होने चाहिए, दोनों माइनस में होने चाहिए। और उसके साथ साथ एक और कंडीशन आती है कि दोनों की कीमत भी सेम होनी चाहिए।
तो हम देखेंगे यहाँ पे कि y प्लस में और y माइनस में, मतलब y को तो नहीं लेंगे क्योंकि अपोजिट साइन के साथ है। x चेक कर लो तो x प्लस में, यहाँ पे भी x प्लस में, मतलब x को लेना सही है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे सिंगल x और यहाँ पे डबल x है। तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे 2x ये भी बन जाएगा और 2x ये तो पहले से है। ठीक है, फिर क्या होगा, एलिमिनेशन आराम से लग जाएगा। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। याद रखना, मैंने आपको पहले भी समझा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको पहले उतारना है। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 मैंने यहीं पे मान लिया है, लेकिन सप्लीमेंट्री के अंदर आपको लिखना है, डायरेक्ट ऐसे मत करने रखना जिससे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12 इंटू में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x माइनस 4y एंड इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड से 3 बनाया, तो फर्स्ट और थर्ड का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि 2x यहाँ पे भी और 2x यहाँ पर भी है। तो हम सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, उठा लेते पहले थर्ड मतलब फर्स्ट वाला, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11, और उससे उठा लेते हैं थर्ड वाले को, तो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। साइन चेंज करते हैं इसके, तो ये प्लस का 2x है, इसे माइनस का बना देंगे, ये माइनस का है तो इसे प्लस बना देंगे, और ये माइनस है तो इसे प्लस बना देंगे। अब 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 4y है, ये भी प्लस का है, दोनों को जोड़ के हम प्लस का 7y बना सकते हैं, एंड इक्वल टू यहाँ पे भी दोनों प्लस का है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 एंड 7, देखो सॉरी y काट दिया मैंने, यहाँ पे 7 5 जा 35, तो हमारे पास y की कीमत 5 मिल गई है, हमें y की कीमत 5 मिल गई है। और एलिमिनेशन का एक और झटका होता है, एक रूल होता है कि इस y को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे हमें आंसर सब में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो x और y से मतलब है, क्योंकि उनको हम यहाँ पे कंडीशन में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सीधा किस में रखें, हम कौन सा इजी इक्वेशन लिख रहे हैं, मुझे फर्स्ट ही लग रहा है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं, तो यहाँ पे दिया हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11, कीमत रख लेते हैं हम, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y की कीमत 5 है एंड इक्वल टू 11, एंड 2x प्लस 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 11 हो जाएगा, 15 को उधर ले जाएंगे, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस का 15 हो जाएगा। घटाएंगे 15 में से 11, तो हमारे पास 2x इक्वल टू में माइनस का 4 आएगा, और 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की कीमत हमारे पास आएगी माइनस का 2। लेकिन हमें x और y का यूज कहां करना है, इस कंडीशन के अंदर। तो हमारी जो कंडीशन है वो दी गई है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस का 3, कीमत रखते हैं, तो y की कीमत क्या है हमारे पास, y की कीमत 5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 इक्वल टू m, x की कीमत हमारे पास क्या दी है माइनस का 2, तो माइनस 2 एन प्लस का 3, ये प्लस 3 इक्वल के इधर लेके आते हैं, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m हो जाएगा, ये घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इक्वल टू माइनस का 2m, 2 से 2 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो m की कीमत डायरेक्टली हमें मिल जाएगी माइनस का 1। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलिए सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत सिंपल है, कोई हार्ड मत समझना, बहुत इजी है, मक्खन एक तरीके से। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की कीमत फाइंड करनी है यहाँ पे, कि फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। अब पहले हमारे पास यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे लिखा है 2 इक्वल रूट्स, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जब 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं वहां पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास हो जाता है 0। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इफ हैज 2 इक्वल रूट्स
इक्वल रूट्स सो हमारे पास क्या होता है, d इक्वल टू 0 हो जाता है, d इक्वल टू 0 हो जाता है जब भी इक्वल रूट्स मिलते हैं तब, याद रखना, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हमारे पास kx ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम एबीसी की कीमत निकालेंगे। kx का अंदर करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस kx का 2 से करेंगे तो 2kx आ जाएगा एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे एबीसी की कीमत मिलेगी। जनरल फॉर्मूला वो होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, तो ए की कीमत क्या हो जाएगी हमारे पास के, बी की कीमत हो जाएगी हमारे पास माइनस 2k और सी की कीमत हो जाएगी 6। याद रखना अगर किसी भी कीमत के सामने प्लस है तो उसे लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस हो तो लेना पड़ेगा, तो माइनस एज इट इज, और हमारे पास अरे ये इक्वल लिख दो सिर्फ, ठीक है, एज इट इज। और 2k हमारे पास क्या होता है, x का कोएफिशिएंट था, ये भी x का कोएफिशिएंट है, तो ये b के बराबर सिद्ध हो जाएगा माइनस का 2k। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लेना है हमें, तो फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना दिया है, वो 0 दिया है, तो हम लिखेंगे सीधे 0 इक्वल टू बी की कीमत क्या है माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत k दी है और सी की कीमत दी गई है हमारे पास 6, ठीक है। इस इक्वल को हम उधर भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख पाएंगे हम। पहले हम देखो स्क्वायर निकाल लेते हैं, माइनस 2k का स्क्वायर होता है प्लस का 4k स्क्वायर एंड इक्वल टू, सॉरी पहले अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये माइनस और ये 4 6 हमारे पास हो जाएगा 24 और k एज इट इज आ जाएगा हमारे पास k, और जो इक्वल के इधर मतलब हमारे पास जो क्या है इक्वल में 0 इधर था उसको हम उधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4k दो कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीपल 24 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, उसके साथ k भी आ जाएगा क्योंकि k भी दोनों साइड दिया है। अब अंदर 4 तो बाहर आ गया और k भी एक आ गया, तो एक बचेगा k माइनस 4 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, 4 7 जा 28 हो जाएगा, 6 टाइम आएंगे, 4 6 जा 24, k तो बाहर जा चुका है एंड इक्वल टू आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्या लिख पाएंगे हम, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 4 अपॉन में जाएगा तो हमारे पास k इक्वल टू 0/4 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे k की कीमत सीधी 0 आ जाएगी। याद रखना कि ऊपर कभी भी 0 हो और नीचे कितनी भी बड़ी संख्या 0 मतलब दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर 0 होने की वजह से पूरा आंसर 0 ही रहेगा। और यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल टू प्लस का 6। अब हमारे पास दो आंसर तो नहीं हो सकते, मतलब अगर k की कीमत 0 के अलावा कुछ और होती तो हम मान सकते थे कि वो हमारा रूट हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्यों, हम लिखेंगे कि k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल because if k is equal to 0, k is equal to 0, the quadratic equation, the quadratic equation is reduced, क्या, अब ये हम देखो, हम समझते चलो कि यहाँ पे अगर k के बराबर 0 रखते हैं तो 0 यहाँ पे रखेंगे, सॉरी 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैन इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी, सॉरी इसको ले लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ये k x स्क्वायर है, 0 हमने यहाँ पे रखा, 0 यहाँ पे रखा, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 6 इक्वल टू 0 बचा, हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा तो 6 इक्वल टू 0 आएगा। अब अकेला अगर 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, और बल्कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब जब बचेगा नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास हम सवाल को कर ही नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना, सॉरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पूरा रिड्यूस होकर 6 इक्वल टू 0 बचेगा। सो लिखेंगे, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मतलब हमारे पास 6 इक्वल टू 0 ये अकेला थोड़ी ना होता है ये, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को दे सकते हो। आई होप क्लियर हो गया हो कि k इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं k के बराबर 0 रख दूंगा ना तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, जो कि बचेगा 6 इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल के पास पावर 2 होनी चाहिए, ऐसा कुछ तो बचा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। कौन सा, k इक्वल टू 0, हमारा सिर्फ आंसर होगा k इक्वल टू 6 ओनली 4। ठीक है, या फिर k के बदले यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती 5, 7, 9, तो वो दोनों मान्य होती, k इक्वल टू 0 नहीं होगी। रीजन मैंने बता दिया। चलिए सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, दो ऐसे नंबर है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ओके, अब इसका कुछ और तरीका देखना पड़ेगा मुझे। x प्लस वाई ले लें क्या, सम और प्रोडक्ट, इसको मैं अलग तरीके से करूं तो कैसा रहेगा, फाइंड टू नंबर्स, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म ले तो नहीं मजा आएगा। दो मिनट पहले पानी पी लेते यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो ओके, तो इसके दो तरीके हैं। पहला हम रूट वाली मेथड से निकाल सकते हैं और दूसरा हम लेट भी करके ले सकते हैं एक तरीके से, कि पहले हम इसको x मान लेते हैं उसको y मान सकते हैं। एक तो ये तरीका है हमारे पास, और एक तरीका है क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 27 हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास मैं बता देता, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट भी करके ले लेते हैं। लेट भी करके, लेट बी द फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, हमारा जो पहला नंबर है वो x है, एंड हम अदर लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड नंबर इज, यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस 27 माइनस एक्स हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब बात आती है 27 माइनस एक्स हुआ कैसे, तो पहले समझना कि मैंने इसको क्या किया, समझो y मान लिया, इस तरीके से मैंने इसको y मान लिया। अब मेरे पास कंडीशन क्या दी है कि टू नंबर्स whose sum is 27, मतलब मैंने एक को x मान लिया और दूसरे को y मान लिया, कुछ इस तरीके से। अब इक्वल टू 27 लिया हमने। अब मुझे क्या करना है, y की कीमत निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, x को उधर ले जाऊंगा, तो y इक्वल टू क्या हमारे पास 27 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा नंबर आया है, मतलब y की कीमत आई है। ठीक है, चलो, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है, y तो सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया, क्योंकि 27 माइनस एक्स निकला कैसे, मैंने वो बताने के लिए किया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में लिखा हमारे पास कि प्रोडक्ट इज 182, मतलब हमारे पास क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 182 है। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखूंगा मैं x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स एंड इक्वल टू 182। ठीक है, मैंने क्या किया, 27 माइनस एक्स लिख दिया एंड इक्वल टू 182, क्योंकि हमारे पास ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 182 है। अंदर कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, तो 27x माइनस एक्स का एक्स से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू 182 आ जाएगा। बट हमारे पास क्या है, जो एक्स स्क्वायर होता है ना वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो इक्वल के उधर ले जाते हैं, मतलब RHS में ले जाते हैं। तो लिखेंगे हम सीधा, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो ये माइनस का था हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस मतलब प्लस का 27 है, उधर जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और वो तो प्लस का पहले से था, तो प्लस में 182। अब इक्वल टू 0 यहाँ पे बचा, अब आप यहाँ लिखो या फिर वहां लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको हटा के उधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हटा के इधर ले देता हूँ 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बन चुका है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप रियल रूट से फाइंड कर लो, या फिर आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, किसकी हेल्प से, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ अच्छा करो, इजी करो, मतलब दोनों ही इजी वैसे तो। फैक्टराइज कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा हमारे पास, और 182 के हम क्या करेंगे, फिर फैक्टर निकालेंगे,
2 से 2 9 18, 2 1 2, फिर हमारे पास जाएगा ये हमारे पास 7 से जाएगा, 7 से यहाँ पे 13 टाइम है, क्योंकि 13 7 से 91 होता है हमारे पास, और 13 के टेबल में 13 1 टाइम में आएगा। अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 27x, 27x चाहिए, 7 2 14। ओके, अब आराम से आ जाएगा, कैसे देखो 2 7 14 इंटू में 13, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा बीच वाला नंबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ जाएगा, मतलब हमारा कंडीशन क्लियर है। तो क्या करूंगा मैं 27 को दो फॉर्म में लिख दूंगा डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह लिखूंगा मैं 14x, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कीमत को जोड़ना है, तो दूसरा भी हमारे पास माइनस में आना चाहिए, 13x प्लस का 18 सॉरी 182 इक्वल टू 0। अब दो पेयर बनेंगे, एक पेयर और दो पेयर, तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, लेकिन x ही आएगा क्योंकि नंबर तो है नहीं कोई, तो x ब्रैकेट में x माइनस 14 आ जाएगा। अब ये x बाहर जा चुका है तो बचा हमारे पास माइनस। नोटिस करना है क्या x के साथ कोई वैल्यू है, बोले नहीं है, तो इस x के साथ वैल्यू क्या बोले 13, पूरा निकालो 13 को, तो 13 एंड ब्रैकेट में सेम रिपीट कर दो x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो सेम है, उसे वन टाइम ले लेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0, ब्रैकेट के बाहर उसे ले लो, x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू आएगा हमारे पास 14, और यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो आएगा x इक्वल टू 13। तो हमारे पास जो दो नंबर्स है ना वो यही है 13 और 14, ठीक है, हमारे पास यही नंबर ऐसे हैं 13 14। चलो फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। तो देखो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज 13 एंड अदर इज 14, अदर इज 14, काम पूरा, इस तरीके से लिख दो। अगर आप रियल रूट का फॉर्मूला यूज करोगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो सवाल को करने के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 वाले क्वेश्चन में क्या बोला पहले समझ लेते हैं कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन को, मतलब ऐसा रमा दे कुछ पूछो मत, ये बेसिक में भी आता है और ये स्टैंडर्ड में तो है ही, आप देख ही रहे हो, ठीक है। चल तो सबसे पहले हमारे पास जो एपी है उससे हम ए और डी निकाल लेते हैं। तो ए की कीमत हमारे पास आएगी कितनी 3, और डी की कीमत आएगी हमारे पास प्लस का 5। प्लस का 5 कैसे आया, क्योंकि याद रखना कि ये जो एपी है ना वो बढ़ते क्रम में, मतलब बोल सकते हो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब कीमत लगातार बढ़ रही हो ना तो डी हमेशा प्लस का आता है, कीमत घट रही हो तो डी हमेशा माइनस का आता है। ऐसे आप शॉर्टकट निकाल सकते हो बिना कोई ए और डी का फॉर्मूला रखे, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है A10। लेकिन एक गड़बड़ी है, एक गड़बड़ी ये है कि ए और ए की कीमत 3 और डी की कीमत 5 को नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म से लेना है, तो ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको पहले बता रहा हूं, याद रखना, ठीक है ना। तो हमारे पास लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि इस नंबर से वापस उल्टा चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो हमारे पास पहला टर्म कौन सा बनेगा, यही 253 बनेगा। तो हम लिखेंगे सीधा a इक्वल टू 253, ठीक है। अब d कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रहे कि 253 के बाद वाला टर्म तो है नहीं है जिसे हम a1 a2 फॉर्मूला बना पाए या फिर फॉर्मूले के द्वारा निकाल पाए d। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि AP का मतलब होता है कि किसी भी टर्म के बीच में हम अगर देखते हैं ना तो सबके बीच में वैल्यू सेम होती है। तो हमारे पास इसके बीच में वैल्यूज कितनी है 5, इसके बीच में कितनी है 5, तो आगे भी 5 ही होगी, डी की कीमत 5 ही है, लेकिन ध्यान रहे प्लस माइनस का। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा लेके चल रहे हैं कि फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है तो लास्ट टर्म से चल रहे हैं। तो देखो 13 के बाद क्या कीमत घट रही है। तो मैंने आपको बताया था जब कीमत घटे तब आपको माइनस का 5 लेना है, और कीमत बढ़े तो आपको प्लस का 5 लेना है, ठीक है। चलो अब A10 निकालना है, फॉर्मूला लिख दो। तो A10 इक्वल टू A प्लस 9D इक्वल टू A की कीमत 253 प्लस 9 और D की कीमत -5 इक्वल टू 253 प्लस माइनस माइनस होगा और 9 5 जा 45 घटाते चलो। तो 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 13 में से 5 घटेगा, तो 13 और यहाँ पे हो जाएगा ये 4। 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 8, और 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0, 2 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास A10 की जो कीमत आएगी ना वो 208 आएगी। यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता है फिर।
अरे जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 29 ओके 208 क्लियर है, ठीक है। इसमें थोड़ा लेंथी दे दिया लेकिन हमने तो बहुत इजी तरीके से कर लिया। आई होप क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया। हम बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि साइन a माइनस बी के बराबर है 1/2 और कॉस a प्लस बी के बराबर है 1/2। तो बोला है कि जीरो की कीमत, मतलब बोल सकते हो a की कीमत और b की कीमत को जोड़ने पर जीरो से बड़ी होगी, 90 के बराबर होगी या फिर 90 से छोटी होगी, ये कंडीशन है। और यहाँ पे बोला है कि a की कीमत b से तो बड़ी होगी। तो हमें इस तरीके से a और b की कीमत फाइंड करनी है कि ये कंडीशन भी फॉलो हो और हमारा आंसर भी आता है। कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, साइन ब्रैकेट में दिया a माइनस बी इक्वल टू में 1/2। तो जब ये ऐसी कंडीशन दी हो ना आपको साइन a माइनस बी इक्वल टू, तो आपको देखना है कि साइन के अंदर क्या 1/2 किसी की कीमत आती है, बोला आती है, किसकी आती है, साइन 30 की आती है। तो वहां पर आप लिख पाओगे कि साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30। अब ये मैंने कैसे लिखा तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कैसे। तो लिखोगे आप साइन 30 की कीमत हमारे पास 1/2 आती है, तो हमने 1/2 के बदले साइन 30 लिख लिया। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या हमारे पास, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा लेंगे कॉस वाला। चलो यहां पे कीमत दी गई कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। सेम कॉस के अंदर क्या 1/2 किसी की कीमत है, बोले हाँ है, किसकी है, कॉस 60 की कीमत है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस 60 इक्वल टू 1/2 होता है। तो अब लिखेंगे हम कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 60। ठीक है, कैसे रखा, क्योंकि 1/2 के बराबर cos 60 था, तो हमने 1/2 के बदले cos 60 लिख दिया। cos से cos कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a प्लस बी की कीमत आ गई 60 डिग्री। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन मिले और इन दोनों इक्वेशन में आप अगर देखोगे ना तो a की कीमत भी सेम है, b का डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे इससे एलिमिनेशन के द्वारा a और b की कीमत निकाल सकते हैं। चलो हम लिखेंगे सीधा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। उठा लो सीधा पहला, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। क्रॉस मतलब माइनस कर दो, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, क्योंकि नीचे पूरा इक्वेशन प्लस में दिया है। अब a से a कट जाएगा और b दोनों माइनस में, तो माइनस का 2 भी हो जाएगा इक्वल टू 60 में से 30 कटेगा तो माइनस का 30 यहाँ पे किया जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 30 15 टाइम में कैंसिल, मतलब b की कीमत हमारे पास सीधी आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास हमें निकालना है a। तो ये b एलिमिनेशन का एक तरीका होता है कि आप किसी भी इक्वेशन में अपने कीमत रखोगे ना b की, आपको a मिल जाएगा। तो मुझे छोटा और इजी लग रहा है फर्स्ट वाला, तो सीधा हम कर लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। उठा लो सीधा, तो a माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री। अब यहाँ पे a माइनस बी की कीमत कितनी है हमारे पास 15 इक्वल टू में 30 डिग्री। इस 15 को उधर ले जाएंगे तो a इक्वल टू 30 प्लस का 15 डिग्री आ जाएगा। जोड़ेंगे तो हमारे पास a की कीमत सीधी आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास a की कीमत 45 आई है और b की 15 आई है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम कीमत कितनी आती है 60, जो कि हमारे पास 0 से बड़ी भी होती है और 90 से छोटी है, बराबर नहीं है तो छोटी है, और ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और a की कीमत b से बड़ी भी है, देखो a की कीमत 45 है, b की छोटी 15 है, जो कि हमारे पास पूरी कंडीशन को फॉलो भी हो रहा है। तो हमारे पास यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया कि किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे शायद असाइनमेंट की कीमत, मतलब ये जो कीमत दी गई है किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है। ठीक है, बोर्ड के पेपर की रीत की तरह बता रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब प्रूव दैट। अब यहाँ तो थोड़ा पंगा पड़ेगा यार, पंगा। चलो, तो हमारे पास LHS है
सॉरी RHS है और LHS है, तो LHS को हमें RHS के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा RHS है, ये जो पार्ट है हमारे पास ये RHS है। हम LHS को क्या करेंगे, RHS के बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे और समझो, हम लिखेंगे LHS इक्वल टू साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इन दोनों के होल स्क्वायर निकाल लेता हूं आपस में। देखो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम A प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। चलो निकालते हैं। तो साइन, देखो पहले देखो A की कीमत हमारे पास साइन A हो जाएगा और B की कीमत कॉसेक A हो जाएगा। तो हम A प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। चलो पहले A का स्क्वायर, A की कीमत साइन A का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर प्लस 2 A की कीमत साइन A और B की कीमत हमारे पास कॉसेक A प्लस कॉसेक का स्क्वायर A का स्क्वायर। ठीक है, वो थोड़ा क्या आदत नहीं है CSC को लिखने की, कॉसेक ही लिखता हूँ। ठीक है ना, तो कॉसेक और CSC एक ही चीज होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे CSC डाला शॉर्ट में। प्लस अब इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इनका भी होल स्क्वायर निकालेंगे। तो लिखेंगे कॉस को पहले A स्क्वायर मतलब कॉस A का स्क्वायर प्लस 2 A की कीमत कॉस A और B की कीमत हमारे पास सेक A और प्लस सेक A का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा LHS है। अभी हम इसको प्रूव कर रहे हैं। अब हमें चाहिए tan और cot के फॉर्म में, चाहिए। तो देखो पहले हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये जो साइन स्क्वायर A है मतलब साइन का होल स्क्वायर है, पहले इनको क्या करते हैं, इनकी पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से। तो ये साइन A का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर A हो जाएगा, साइन स्क्वायर A प्लस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 साइन A इंटू में कॉसेक A हो जाएगा, कॉसेक जस्ट वेट इंटू में कॉसेक A प्लस में कॉसेक स्क्वायर A हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर A प्लस यहां पे भी कॉस स्क्वायर A प्लस में यहां पे हो जाएगा ये 2 कॉस A इंटू में सेक A हो जाएगा, सेक A एंड प्लस में यहाँ पे सेक स्क्वायर A हो जाएगा। अब आपको ध्यान रहे हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है, हम उनका यूज करेंगे। देखो ये जो साइन स्क्वायर A है और ये जो कॉस स्क्वायर A है, अगर इनको हम पास में लाके जोड़ते हैं ना तो एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं साथ में ले लेता हूँ, बाद में रखूंगा। सीधे लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A एंड प्लस 2 साइन A इंटू में कॉसेक A प्लस कॉसेक स्क्वायर A। अब ये तो हमने उधर ले गया, छोड़ दो 2। अब यहाँ पे कॉस A 2 कॉस A इंटू में सेक A एंड प्लस में सेक स्क्वायर A। चलो अब मैं कुछ आइडेंटिटी यूज करूंगा यहाँ पे, ध्यान देना वो आइडेंटिटी क्या होती है। देखो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A होता है 1। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस हमारे पास साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक होता है 1, साइन इंटू कॉसेक होता है 1। कैसे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था रेसिप्रोकल वाला, वो ये था साइन A मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये इंटू में आ जाएंगे दोनों, तो साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को सिर्फ लिखता हूँ 1 लिख सकता हूँ, मतलब तो 2 क्योंकि ये ब्रैकेट के मतलब ये बाहर लिखा हुआ है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। प्लस ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक को मैं चेंज करूंगा tan में। क्यों, क्योंकि हमारा कॉसेक है ना, कॉसेक को चेंज करेंगे कॉट में, क्योंकि हमारे पास कॉसेक का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वो आइडेंटिटी है, वहां पे थोड़ा स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉसेक सॉरी ये वाला है, कॉसेक स्क्वायर A को मैं चेंज करूंगा कॉट स्क्वायर A में। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब मैंने कैसे लिख दिया,
मैंने लिख दिया इस वजह से क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे कॉसेक के बदले कॉट चाहिए ना, तो कॉट को उधर ले जाना पड़ेगा, तो कॉट को उधर ले जाएंगे तो ये कॉट प्लस में चला जाएगा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक के बराबर हो जाएगा। तो कॉसेक की जगह मैं लिख दूंगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने कॉसेक की जगह लिख दिया, सॉरी ये वाला कॉसेक की जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब उसके बाद प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो कॉस और सेक क्या होता है हमारे पास, इनकी आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, इनकी आइडेंटिटी होती है 1, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 1। अब ये कैसे बना है, क्योंकि हमारे पास अब स्पेस ही नहीं है यार, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पे, कॉस ए का जो रेसिप्रोकल होगा ना वो 1 बाय सेक ए होगा। तो सेक को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में सेक ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ था, सॉरी, कॉस और सेक दोनों इंटू में, तो इनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो 2 ब्रैकेट में मैंने 1 लिख दिया एंड प्लस, और सेक के बदले मैं tan को लूंगा। tan को क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे tan और cot के फॉर्म में ही चाहिए, हमें tan और cot के फॉर्म में ही चाहिए। तो मैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1। अब मुझे अगर tan के फॉर्म में चाहिए तो क्या करूंगा, tan को मैं उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेक के बदले लिख पाऊंगा, यहाँ पे tan उधर चला जाएगा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जितनी भी काउंटिंग आई उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से। तो 1 प्लस 2 बन जा 2 प्लस 1 एंड प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बन जा 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब सिर्फ अच्छे से देख लो, देखो tan पहले आगे है, हम पहले क्या करते हैं, अपनी काउंटिंग ले लेते हैं, देखो गिनतियां, जैसे 1 1 2 3 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 1 7, ये हमारा पहले आ गया 7। अब पहले लिखोगे tan, उसके बाद कॉट आएगा, तो लिखेंगे प्लस में tan स्क्वायर ए, फिर उसके बाद प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब देखोगे हमारे पास कि हमारा जो RHS था सेम हमारा LHS आया है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों प्रूव हो गए कि LHS इक्वल टू RHS है, ये हो गया हमारे पास हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से बिना कोई झिझक के कर पाओगे सवाल को। ठीक है, चलो सो बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको यहीं पे स्टॉप कर लें क्योंकि 10 बज रहे हैं, 10 नहीं सॉरी 10:30 बज गए। चलो एक और अटेंड कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 32, यह बोला कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटर से 2 सर्कल बने हैं लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक की 5 है और दूसरे की 13 है। मतलब बोल सकते हो कि हमारे पास एक R1 दिया है 5 सेंटीमीटर और दूसरा R2 दिया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और दोनों एक ही सर्कल, एक ही हमारे पास क्या है सेंटर से बने हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। याद रखना, कॉन्सेंट्रिक भी बोलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब हमारे पास 2 सर्कल है, ये छोटा सर्कल हो गया और एक कुछ बड़ा सर्कल, इस तरीके से। अब बड़े सर्कल का एक कॉर्ड है जो कि छोटे सर्कल को टच करके हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये क्या हमारे पास, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट O है। तो मैं अगर O से यहां पर अगर लाइन को जोड़ता हूं, यहां से अगर लाइन को जोड़ता हूं, तो पहली बात तो ये 90 डिग्री का एंगल तैयार कर रहा है। दूसरी बात कि आप देख रहे हो यहाँ पे कॉर्ड से, मतलब ये जो सर्कल से सर्कमफ्रेंस से सेंटर पॉइंट पे जा रहा है, तो मतलब ये इसका रेडियस भी होगा, तो ये होगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर का। और इसको मैं यहाँ पे कॉर्ड से ज्वाइन करूंगा ना यहां से, तो ये दूसरी रेडियस हो जाएगा, जो कि हमारे पास बड़े सर्कल का रेडियस क्या है, हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला है यहाँ पे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब इस कॉर्ड की पूरी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो समझो हमारे पास इसका नाम दे देते हैं A, B और बीच में दे देते हैं M। अब M मीडियन है किसका, AB का, तो AM की कीमत और BM की कीमत दोनों इक्वल होगी। हम सीधा लिख देते हैं कि M इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, हमारे पास AB का। सो देयरफॉर
अब क्या होगा हमारे पास, जो ए एम की कीमत है वो बी एम की कीमत के बराबर हो जाएगा, याद रख लेना। चलो अब आप देखोगे ना हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो मैं सिर्फ ट्राइंगल लूंगा ओ एम ए, इससे क्या करूंगा, मैं पाइथागोरस का थ्योरम लगा पाऊंगा। तो मैं आप लिखूंगा बाय पाइथागोरस, पाइथागोरियन लिख दो कोई दिक्कत नहीं, गोरियन थ्योरम, थ्योरम फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो हाइपोटेनस है वो कितना दिया हमारे पास 13, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल टू पर, यहाँ पे बेस कितना दिया, बेस तो हमारे पास है नहीं, वो तो हमें फाइंड करना है, तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या दिया हमारे पास, वो दिया है ओएम, ओएम की कीमत दी गई है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को हम इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा हमारे पास बेस, बेस को हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पे ए एम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इन 2 मिनट ना, ओके, ओ ए एम में बेस हमारा ए एम है, तो मैं आप लिख सकता हूँ यहाँ पे ए एम का स्क्वायर। अच्छा एक टिप्स और है, आप यहाँ पे अगर आपने लाइन छोड़ी है तो यहाँ पे हिंट जरूर लिख देना कि इन ट्राइंगल ओ ए एम, क्योंकि हम ओ ए एम से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। चलो घटाते हैं, 9 में से 5 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा और 1 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट में 144 आ जाएगा, इक्वल टू ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर तो इधर ले लिया ना यार, कहा मैं बोल रहा हूँ। चलो अब 144 का रूट कितना था, 12 होता है, तो हमारे पास जो ए एम की कीमत है ना, ए एम की कीमत वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ए एम थोड़ा चाहिए, हमें तो पूरा ए बी चाहिए, तो हमारा जो ए एम है वो बी एम के बराबर था, तो हमें ए बी चाहिए, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि ए बी बराबर ए एम प्लस बी एम, लेकिन हमारे पास तो हमें ए एम मिला है ना, तो मैं बी एम के बदले ए एम लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर थे इसलिए, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए एम प्लस ए एम, तो ए बी इक्वल टू, अब ए एम प्लस ए एम है मतलब 2 ए एम लिख सकता हूं मैं, अब कीमत रख देते हैं ए एम की, तो ए बी इक्वल टू 2 ए एम की कीमत कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर 12 टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। लो हमारे पास कॉर्ड की लेंथ आ गई 24 सेंटीमीटर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे द लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसको चौड़ मत पढ़ना, कॉर्ड पढ़ना, कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा, अगर बड़ा होगा तो हम कल के दिन करेंगे, नहीं तो फिर अभी करेंगे। चलो मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। चलो ओके 33, 34, 35, क्वेश्चन है यार अभी, एक काम करते हैं हम खाली 33 अटेंड कर लेते हैं, बाकी हम बाद में कर लेंगे। चलो तो 33 क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि 2 क्यूब्स हमारे पास और उसमें से हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, मतलब हमारे पास 2 क्यूब्स हैं, कुछ इस तरीके से 2 क्यूब हैं, कुछ इस तरीके से 2 क्यूब हैं और दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम दिया है हमारे पास वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हमें फाइंड करना है, देखो हमें क्या करना है, फिर ज्वाइन करना है, अब दोनों क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करना है, दोनों क्यूब को हमें ज्वाइन करना है, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं कैसे दोनों को ज्वाइन बताऊं, समझो इस तरीके से, ठीक है। दोनों क्यूब को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हमें निकालना है टीएसए, फाइंड आउट करना है हमें टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ये हमें टीएसए निकालना है वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का, क्योंकि वो जब हमने क्या किया, मतलब क्यूब से क्यूब जोड़े, हमने क्यूब से क्यूब जोड़े तो वो क्यूबॉइडल बन गए, क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड का हमें क्या करना है, टीएसए निकालना है। अब कैसे निकालेंगे,
जब तक हमारे पास साइड की कीमत नहीं आ जाएगी ना तब तक नहीं फाइंड कर सकते। तो पहले क्या करूंगा, इस वॉल्यूम से मैं पहले साइड निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, मैं अब लिखूंगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी क्यूब है हमारे पास सिर्फ क्यूब। अब क्यूब की कीमत कितनी है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एल क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो क्यूब है ना इक्वल को उधर जाएगा, तो एल बराबर हमारे पास ये आ जाएगा क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट बोलते हैं याद रखना। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो एल बराबर हमारे पास 64 का क्यूब रूट होता है 4 और सेंटीमीटर क्यूब का होगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्यूब की कीमत कितनी है, क्यूब की साइड की कीमत कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 हमारे पास क्या होगा, ये सेंटीमीटर होगा हमारे पास, 4 हमारे पास ब्रीथ होगी और 4th ही हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, ब्रीथ हाइट लेंथ सब क्या होगा 4 4 4 होगा। लेकिन जब हमने दो अलग अलग क्यूब को जब जोड़ा ना, तो 4 इसकी लेंथ थी और 4 इसकी लेंथ थी। ठीक है, 4 इसकी लेंथ थी, तो टोटल लेंथ जो बन गई हमारे पास अब वो बन गई है 8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ब्रीथ है वो तो सेम ही है 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी सेम है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन लेंथ अब चेंज हो गई है। तो हमारे पास अब जो लेंथ है, हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास अब 8 सेंटीमीटर हो गई है। जो हमारी ब्रीथ है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर है। किसकी, क्यूबॉइड की, याद रखना क्यूबॉइड की। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 ब्रैकेट में, अब एल बी लेंथ कितना हमारे पास, तो 8, तो 8 इंटू ब्रीथ कितना हमारे पास, तो 4 प्लस ब्रीथ 4 इंटू हाइट 4 प्लस हाइट 4 और लेंथ हमारे पास 8 है। कैलकुलेशन करते हैं अच्छे से, तो 2 ब्रैकेट में 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। अब 32, 16 और 32 इनको मैं ऐड करूंगा तो 80 आएगा, हमारे पास 80 आएगा, और बाहर हमारे पास ब्रैकेट की बाहर क्या है, 2 दिया है ऑलरेडी। अब 2 से 80 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 160 आ जाएगा, और हम एरिया निकाल रहे हैं और सेंटीमीटर में साइड दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास जो टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल है वो हमारे पास आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास 11 बजने वाले हैं। अब हम बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले दिन करते हैं। चलो, तब तक के लिए राधे राधे। मैं से अपलोड नहीं करूंगा, दोनों को कंबाइन करूंगा तब जाके। चलो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 इसमें क्या बोला पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x, x+3, x+6, x+9 इक्वल, मतलब एंड x+12 इज 10 एंड देन फाइंड x। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या बोला, मीन बोला है, मतलब हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन दिया ना इसका जो मीन है ना वो 10 दिया है, तो हमें x की कीमत फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए कि फॉर्मूला कौन सा है इसका। देखिए यहां पे फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास x बार, जस्ट वेट, x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का। तो हमारे पास मीन तो ऑलरेडी दिया है, कितना दिया हमारे पास, 10 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 मेंशन करेंगे एंड इक्वल टू, अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कौन सा हमारे पास, ये जो दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x+3 प्लस 6, जस्ट वेट, x+6 प्लस x+9 एंड प्लस x+12। ठीक है, आप चाहो तो इनके
ऊपर ब्रैकेट रख सकते हो कुछ इस तरीके से, लेकिन ब्रैकेट कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि अंदर देखो ब्रैकेट किस लिए होता है, पहले इनको समझना। ब्रैकेट इसलिए होता है कि अंदर की कीमत का जब तक कैलकुलेशन हो तब तक ब्रैकेट रखा जाता है, या फिर उस ब्रैकेट के आगे माइनस आ रहा हो तब ब्रैकेट रखा जाता है। लेकिन जब अंदर कैलकुलेशन ना हो और उसके आगे भी माइनस हो, ब्रैकेट के सॉरी ब्रैकेट के आगे माइनस ना हो, तो ऐसे कंडीशन में ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट तो वैसे भी हटाऊंगा ही, तो इसलिए मैंने विदाउट ब्रैकेट का रखा था। अगर माइनस प्लस का ऐसा कुछ हो तो आपको ब्रैकेट कंपलसरी रखना पड़ेगा, नहीं तो कीमत गलत निकलेगी जो फाइंड करोगे। ठीक है, तो याद रखना। चलो मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं। ओके, अब अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये कितने टर्म है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, ये टोटल जो टर्म है ना वो 5 है, तो लिखेंगे हम 5। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इस 5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड वाली चीजें अगर इक्वल के राइट साइड में जाएंगी ना, सॉरी लेफ्ट साइड में जाएंगी ना, तो मल्टीप्लाई होगा। तो 5 10 जा 50। अब हमारे पास क्या देखो वेरिएबल सेम है, एक्स एक्स दिख रहे हैं हमें, तो क्या करेंगे उन्हें हम ऐड कर लेंगे। देखो एक्स कितने टाइम है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे आएगा 5x। अब उसके बाद हमारे पास जो नंबर है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसे ले लो। तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 हमारे पास हो जाएगा 30। तो 30, अब 30 को इक्वल किधर ले लेंगे, तो 50 माइनस 30 इक्वल टू 5x हो जाएगा। जस्ट वेट, ओके सॉरी शायद मुझे लगा कोई और आया है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 इक्वल टू 5x। 5 से 20 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 4। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको अच्छे से एक बार समझ लेना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो कि हमारे पास x की वैल्यू 4 कैसे आई। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रख लेना। इसी तरीके से मीडियन भी पूछ लेते हैं और मोड भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रहे कि ये फॉर्मूले जरूरी है आपके लिए। चलो बढ़ते इसके क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया पहले उसे समझ लेते हैं कि फाइंड द मीडियन इन n इक्वल टू 53, l 60 दिया है, f 7 दिया है और cf दिया है हमारे पास 22 और h दिया है 10। चलो तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या, मीडियन। अब आपको पता होगा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। चलो पहले मैं लिख देता हूं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपिटल M इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास, हमें क्या करना है, ये जो कीमत है अपने फॉर्मूले के अंदर रख देनी है। ठीक है, चलो तो हमें मीडियन फाइंड करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल M इक्वल टू, अब L की कीमत क्या दी है, L की कीमत दी गई 60, तो लिखेंगे हम 60 प्लस ब्रैकेट में n। अब जो n है ना हमारे पास, n कितना दिया 53, तो 53/2 माइनस CF दिया हमारे पास कितना 22 अपॉन में, और जो f की कीमत है वो दी गई है हमारे पास 7 इंटू में जो h है वो हमारे पास दिया गया 10। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी कीमत को अपने फॉर्मूले के अंदर मेंशन कर लिया। अब इनका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो लिख पाएंगे हम कैपिटल M इक्वल टू 60 प्लस ब्रैकेट में, देखो अब 53 माइनस ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 22 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 44 आएगा अपॉन में 2 और अपॉन में 7 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे हम इनटू में 10। अब कैपिटल M इक्वल टू 60 प्लस जो 53 माइनस 50 मतलब 44 है ना, इनको माइनस कर लेंगे। तो देखो 13 में से 4 जाएगा 9 आएगा हमारे पास, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, अपॉन में 2 और अपॉन में 7। ठीक है, ये अपॉन में हमारे पास, और इनटू में आ जाएगा हमारे पास 10। अब हमारे पास अपॉन में अगर कोई वैल्यू आए ना, तो आपको क्या करना है, अपॉन में 1 रख लेना है और नीचे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लेके जाना है, रेसिप्रोकल करके। तो आप लिख पाओगे कैपिटल M इक्वल टू 60 प्लस यहाँ पे 9 अपॉन 2 इंटू में 1 अपॉन 7। मैंने क्या किया, 7/1 को रेसिप्रोकल किया, तो हमारे पास क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होके आएंगे ना, तो 1/7 बन जाएंगी। पहले 7/1 थी, रेसिप्रोकल होके 1/7 बन जाएगी और आ जाएगी कीमत मल्टीप्लाई में इंटू में 10। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, तो देखो
कैपिटल M इक्वल टू 60 प्लस 9 1 जा 9 और 7 2 जा 14 और इन टू में आ जाएगा हमारे पास 10। 2 से हम कैंसिल कर देते हैं, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कीमत बनेगी कैपिटल M इक्वल टू 9 5 जा 45, तो 60 प्लस 45 डिवाइड बाय 7, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7 बचा था अपन में, इसलिए अब 45 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम सीधा करेंगे ऐड। चलो तो आप लिखेंगे कैपिटल M इक्वल टू 60 प्लस, अब 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 3। अब 3 तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 3 तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो पॉइंट लेके हम क्या करेंगे, इस 3 के पीछे 0 लेंगे, मतलब वो 30 हो जाएगा। एंड 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब 2 बचा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2 तो छोटा है तो उस पॉइंट के बदले फिर से 0 ले लेंगे एज अ 20, तो 7 2 जा 14। अब रिमाइंडर कितना है हमारे पास 14, 6 आया रिमाइंडर, एंड 6 कितना हमारे पास 6 आया, तो 6 भी छोटा है 7 से, पॉइंट के बदले फिर से 0 लेंगे तो 60 हो जाएगा। एंड 7 8 जा 56। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि हमेशा पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो हमें कंपलसरी लेना ही लेना है, तो जब तीसरी डिजिट सेकंड डिजिट से बड़ी हो तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेना है। जब आप एक पॉइंट यहाँ पे लोगे ना तो हमारे पास कीमत बनेगी कैपिटल M इक्वल टू 60 प्लस 6.43। अब क्या करना है, देखो ये पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यू होती है ना उसको होल नंबर बोलते हैं, और हमारे पास ये विदाउट पॉइंट की वैल्यू को भी होल नंबर बोलते हैं। तो ऐसी कीमत आपस में ऐड हो जाती है, तो कैपिटल M हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 66.43, जो कि हो जाएगा हमारे पास कैपिटल, मतलब M बोले तो मीडियन का वैल्यू। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो कि ये 66.43 कैसा आया। ठीक है, और याद रखना कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू एकदम बराबर होनी चाहिए, और उसके बाद वाली वैल्यू अगर 0.1 का डिफरेंस है, मतलब 0.01 का डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एग्जैक्ट आंसर ये माना जाएगा। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 36 इसमें बोला गया है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, मतलब एक ग्रुप के अंदर कुल मिला के 3 बच्चे हैं, तो बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द बर्थडे सेम बर्थडे इज 0.992, मतलब 3 बच्चों में से दो बच्चे ऐसे हैं जिनका सेम डेट पर बर्थडे नहीं आता, और इसकी प्रोबेबिलिटी दी है हमारे पास 0.992। तो जब भी याद रखना कि हमारे पास P ऑफ नॉट E आए ना, नॉट E मतलब उसे ऐसे लिख सकते हैं P ऑफ E नॉट इक्वल टू 0.992, ये हमारे पास नहीं आने की पॉसिबिलिटी दी है। तो आगे बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब दूसरे 2 बच्चे हैं, मतलब जैसे हमारे पास 3 बच्चे थे, 3 में से 2 बच्चे तो ऐसे थे जिनका बर्थडे सेम नहीं आने की पॉसिबिलिटी दी है, तो बोला है कि अगर जो तीसरा बच्चा है उसके साथ अगर कोई भी एक बच्चा कंबाइन किया जाए तो उनका सेम डेट होने की पॉसिबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेना है, मतलब बोल सकते हो कि हमें P ऑफ E निकालना है। ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, हमें पॉसिबल इवेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1। आई होप आपको पता हो, तो क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। चलो कीमत रखते हैं, तो हम P ऑफ E लिखेंगे एंड प्लस P ऑफ E नॉट की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये दी 0.992 एंड इक्वल टू 1। इस कीमत को हम उधर लेके जाएंगे, सॉरी ये, तो P ऑफ E इक्वल टू 1 माइनस 0.992, हम P ऑफ E इक्वल टू, अब ये 1 में से 0.992 को घटाएंगे तो ये तो हमारे पास क्या है 4, मतलब 3 डिजिट की वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो हमें पहले इसको बनाना पड़ेगा तब जाके हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे 1.000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे भी 3 डिजिट थे ऑलरेडी। अब पॉइंट के सामने पॉइंट मेंशन करेंगे और 992 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे मम्मी वाला काम। मम्मी वाले का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, देखो आपने नोटिस किया होगा ना कि हम घर के अंदर जब रहते हैं ना तो कुछ खत्म हो जाता है, जस्ट लाइक
कोई मोरस मतलब चीनी खत्म होगी, या फिर चाय पत्ती खत्म होगी, या फिर धनिया खत्म होगी, या फिर मिर्च खत्म होगी, तो हमारी मम्मी की दोस्ती ना पड़ोस वाले से, आंटी से बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पड़ोस से मांगते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे पड़ोसी से मतलब चीजों को लेंगे। कैसे, देखो समझो हमारे पास ये 0 है, हम 0 में से 2 घटाएंगे तो पॉसिबल नहीं है घटाना, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी अपने पड़ोसी से मांगेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये सब, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करूं क्योंकि बाई चांस ऐसा कोई बच्चा हो जिसे नहीं पता हो कि ऐसे वैल्यू को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जब बाजू वाले से मांगा तो इनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब ये पड़ोसी के जब इनको देने के लिए कुछ था ही नहीं तो क्या करेंगे, ये सोचेंगे यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो चुपचाप क्या करेंगे, अपने पड़ोसी से बोलेंगे क्या तुम्हारे पास मिर्च पड़ी है क्या। अब इनके पास भी नहीं था, तो अब ये अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या करेंगे, ये अपने पड़ोसी से बात करेंगे, कुछ पड़ा है तो इनके पास था, तो अब सीधी सी बात है, पड़ोसी के पास अगर कुछ होगा तो ना थोड़ा बोलेंगे क्योंकि उन्होंने रिश्तेदारी निभानी है इसलिए। तो इनके पास था तो क्या करेंगे, ये उनको दे देंगे, मतलब खुद हो जाएंगे 0, ये उनको पकड़ा देंगे, तो आ जाइए 10 के फॉर्म में आ गया। बट रिक्वायरमेंट इसको नहीं थी, उनके बाजू वालों को थी, तो क्या करेंगे, ये खुद क्या करेंगे 90% खुद रख लेंगे, बाकी 10% उनको दे देंगे, मतलब 1 उसको दे देंगे, लेकिन इनको भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये खुद 9 हो जाएंगे और ये 1 उनको पकड़ा देंगे। अब फाइनल वाली जिसने मतलब स्टार्टिंग में जो वैल्यू मांगी थी या फिर जो मिर्च मांगी थी उनके पास पहुंच गई। अब 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, पॉइंट के सामने पॉइंट और यहाँ पे 0, तो हमारे पास जो P ऑफ E है वो 0.008 इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब लिख सकते हो द प्रोबेबिलिटी ओके, एक काम करते हैं, इसमें स्टेटमेंट में मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। देखो अगर आपको स्टेटमेंट देना नहीं आ रहा है, अब देखो ये जैसे वाट वाई ये सब लिखे ना, इनकी जगह सिर्फ ये लिख दो यहाँ पे 0.008 is the probability just wait that the two students have the same बस जो लिखा स्टेटमेंट उसी का यूज करके अब प्रॉपर स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। सेम बर्थडे और लिख दो क्योंकि यहाँ पे बर्थडे भी लिखा हुआ है, बर्थडे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका स्टेटमेंट और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें बोला गया कि अ लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। तो कहने का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास जो टोटल एक लॉट है, लॉट का मतलब क्या है, एक गुट है, गुट बंडल बोल सकते हो, गुट बोल सकते हो, लॉट बोल सकते हो। उसके अंदर जो डिफेक्टिव पेन है ना वो 20 है डिफेक्टिव पेन, और जो बाकी की बची हुई है वो सारी कैसी है, गुड्स पेन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी निकालेंगे। देखो हमारे पास डिफेक्टिव पेन, पहले लेते हैं हम डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन कितनी हमारे पास 20 है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। अब गुड्स पेन ले लेते हैं, गुड्स पेन ये कितनी हमारे पास 124 होगी, क्योंकि हमारे पास टोटल जो 144 है उनमें से 20 डिफेक्टिव है, तो बची कितनी 124, तो वो गुड्स पेन में आ जाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे टोटल आउटकम लिख देते हैं हम, आउटकम, तो वो हो जाएगा हमारे पास 144, क्योंकि टोटल हमारे पास जो पेन है वो 144 है, तो वो हमारा आउटकम बनेगा। अब आगे बोला है कि ही विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अब सीधी सी बात है कि हम जब पेन लेने जाते हैं ना, तो हम खराब पेन थोड़ी लेने आएंगे, हम तो अच्छी पेन लेने आएंगे। तो इसी तरीके से हीर है ना, वो ऐसी पेन को एक्सेप्ट करता है जो कि, या फिर जो करती है, जो कि पेन सही होती है और जो खराब होती है उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। अब आगे बोला है कि द शॉपकीपर ड्रो वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। तो तुमने देखा होगा ना कि जब कोई ये ना शॉपकीपर है, वो पेन को निकालता है, उसे देखते ही तो मालूम नहीं पड़ेगा कि पेन सही है या खराब है, वो रैंडम तरीके से निकालेगा, फिर चला के देखता है वो सही है या नहीं है।
तो बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट। अब वो कैसी पेन को खरीदेगी, जो पेन अच्छी होंगी। तो लिखेंगे हम फर्स्ट में सी विल बाय इट। ओके, अब सीधी सी बात है, हमारे पास जो टोटल आउटकम में से जो हमारे पास गुड्स पेन होंगी वो कितनी 124। तो वो खरीदेगी किसको, 124 को ही तो खरीदेगी। तो हमारे पास ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। ठीक है, हमारा ये मैं एफ जब चलेगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम एंड इक्वल टू। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है। अब सीधी सी बात, वो पेन खरीदेगी तो कौन सी पेन को खरीदेगी, जो पेन अच्छी होंगी। तो ऊपर आ जाएगा 124 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 144। अब देख रहे हो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो हम काट देते हैं। 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, अभी भी कैंसिल हो रहा है। 2 3 6, 2 1 2 एंड यहाँ पे 2 3 6, एक इधर 2 6 12। अब जो 31/36 है ना, ये एक भी ऐसी मतलब वैल्यू नहीं है, एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जो दोनों को कैंसिल कर सके। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो पॉसिबिलिटी होगी ना पेन खरीदने की, जो अच्छी होगी 31/36 होगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चल सेकंड की बात कर लेते हैं। अब सेकंड में बोला हमारे पास साफ साफ कि सी विल नॉट बाय इट। अब कौन सी पेन को नहीं खरीदेगी, वो तो मैं आइडिया ही है कि हमारे पास डिफेक्टिव पेन कितनी 20, तो 20 ये पेन कोई तो नहीं खरीदेगी। तो हम लिखेंगे सी विल नॉट बाय इट, सी विल नॉट बाय इट। ओके, तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मूले में पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब हमारे पास जो नहीं खरीदेगी ना वही फेवरेबल हो जाएगा। तो कौन सी नहीं खरीदेगी, वो पेन नहीं खरीदेगी 20, क्योंकि जो डिफेक्टिव पेन है उसे नहीं खरीदेगी, तो वही हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और टोटल आउटकम कितना है 144। कैंसिल करो, 2 10 20, 2 7 14, 2 2 4, 2 5 10 और यहाँ पे 2 3 6, एक इधर 2 6 12। तो 5/36 इसका आंसर हुआ, क्योंकि और आगे वो कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों आउटकम निकलेंगे। आई होप क्लियर हो गया हो कि ये किस तरीके से मैंने अटेंड किए। चलिए सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, लेकिन वो हम रिकॉर्ड करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।